अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ हाजिर खिदमत है। 22 फरवरी 2022 बरोज़ मंगल सुबह आप ये प्रोग्राम देख रहे होंगे। रात इंटरनेट का जो इशू चल रहा था फाइबर लिंक के हवाले से प्रोग्राम रात ज़्यादा देर से अपलोड हुआ, एडिटिंग भी सही तरह नहीं हो सकी और कई चीज़ें जो हैं जो बैकग्राउंड पे चलनी थी वो मिस हो गई हैं। चलें वो फिर किसी वक्त चला देंगे या कोशिश करूँगा कि रात वाला जो प्रोग्राम जो मेरा नुक्ता नज़र है फेक न्यूज़ के कॉन्टेक्स्ट में इसके बाद या प्रोग्राम ख़त्म होने से पहले चला दूँ अगर एडिटिंग हो सकी। कुछ अदालती खबरें रह गई थी उस पर गुफ्तगू करनी है और आज आपको तहरीक अदम एतमाद के हवाले से आइनी क्या तरीक़ाकार है, रूल्स ऑफ नेशनल असम्बली क्या कहते हैं, सदर को अगर निकालना हो इम्पीच करना हो क्या तरीक़ाकार है। और ये मैं इसलिए बयान कर रहा हूँ, चले पहले ये मैं आपको बयान कर देता हूँ कि जो अभी इस्लामाबाद की फ़िज़ाओं में जो बातें चल रही हैं इस वक्त, जो वोट का नारा लगाते थे ना, आज वो कदमों में गिरे हुए हैं, रावलपिंडी के कदमों में गिरे हुए हैं। मिन्नतें तरले जा रही हैं कि और वो जो नारा लगाया था ना, वोट को इज्जत दो, और जो ख़ास तौर पर अब उन्हें अंदाज़ा हो गया है कि वो बहुत बड़ी गलती और ब्लंडर थे, बैरूनी एजेंडा लेकर चल रहे थे। अब भी इसमें तो कोई शक नहीं है, एक टीवी चैनल के मालिक लंदन में वो आप सुन चुके हैं, मैंने भी इस बात को अपने तहीं देखा, पता चला कि वो CIA के लोगों से मुलाकातें, MI5 MI6 के मुलाकातें, नवाज शरीफ से मुलाकातें, वह पाकिस्तान में शहबाज शरीफ से, पीपल्स पार्टी के लोगों से, पाकिस्तान मुस्लिम लीग का, यानी इसमें CIA का और MI5 या MI6 का क्या एजेंडा है? वो जरा समझिएगा, वो इसलिए एजेंडा है कि अमेरिका तो यहां से निकल गया अफगानिस्तान से, इंडिया को बड़ी मार पड़ गई, CPEC मुकम्मल हो रहा है, चाइना का अपना रोल है, और सदर का जो वजीर आज़म का दौरा अगर वो कामयाब हो गया तो इमरान खान साहब को निकालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। एजेंडा किसी के पास कुछ नहीं है। अली ज़ैदी के बारे में बहुत भयानक सबूत आने वाले हैं कि किस तरह गैस सेक्टर में उन्होंने, किस तरह इंपोर्ट के हवाले से, यानी वो बहुत सी चीजें हैं जो आने वाले दिनों में आपके सामने आएंगी। अभी तो मैं बात नहीं कर रहा, लेकिन करप्शन के सबूत बहुत से सामने आएंगे आपको। ये हमारे वजीर आज़म इमरान खान साहब को सोचना है कि जो आसपास लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, को मौका ही हाथ से जाने दे रहे हैं या नहीं जाने दे रहे, ये अब सोचना है। जो बातें हो रही हैं, इस्लामाबाद थाम है, तो इसलिए मुझे अंदाज़ा है इस बात का। अपोजिशन बड़ी मुतमईन, अपोजिशन से मुराद है ना पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बहुत मुतमईन है, शहबाज शरीफ को फ्री हैंड दिया है। क्या नवाज शरीफ पे एतबार किया जा सकता है? आज तक जब भी नवाज शरीफ पे एतबार किया उसने हमेशा एतबार को ठेस पहुंचाई है। उनका कारकर्दगी या उनका तरीका है कार, और जब आप एजेंडा पाकिस्तान मुखालिफ एजेंडा को सपोर्ट कर रहे हो, जो बैरूनी एजेंसियां को सपोर्ट कर रहे हो आप, और पाकिस्तानी फौज और एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ जो बातें आपने की हो, क्या माफ़ी दी जानी चाहिए? अगर दी जाएगी तो पाकिस्तानी फौज या एस्टैब्लिशमेंट जो बाकी लोग बैठे हैं, इसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट बड़ा ख़तरनाक है। फिर बातें एक्सटेंशन की भी हो रही हैं। क्या वाकई जनरल कमर जावेद साहब एक्सटेंशन लेना चाहते हैं? बातें जो हो रही हैं, को पैकेज की बातें हो रही हैं, 1 साल की एक्सटेंशन की बातें हो रही हैं, और फिर साथ साथ बातें हो रही हैं कि अदम एतमाद जो है वो कामयाब होनी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 15 से 22 या 27 के करीब MNA जो हैं वो टूट चुके हैं। क्या वो वोट देंगे? क्या तरीक़ाकार होगा? उस पर गुफ्तगू करेंगे। और क्या ये जो पैकेज चल रहा है कि सदर आसिफ अली ज़रदारी साहब हो जाएंगे, तरीक़े अदम एतमाद तो आप ले आएंगे, लेकिन क्या सदर को इम्पीच कर सकते हैं आप? इस पर भी आपको आईनी और कानूनी पोजीशन मेरे सामने रखनी है आप लोगों के। पहले ये बता दें, ये जो कहा जा रहा है, ये जो पैकेज में बातें हो रही हैं, एक्सटेंशन की बातें हो रही हैं, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ का टाइम जो है ना वो अक्टूबर नवंबर में जाकर ख़त्म होना है, तो उस वक्त तक क्या हालात होंगे। और अगली जो बात साथ है कि सदर अगर आसिफ अली ज़रदारी को बताना है
तो उसमें जो बात की जा रही है कि फौजदारी केस चल रहे हैं, आइन के आर्टिकल 248 का फौजदारी प्रोसीडिंग नहीं चल सकेंगी, हालांकि वो मैं उससे इत्तफाक इसलिए नहीं करता, वो सदर के इख्तियार के दौरान जो पहले की चल रही हैं वो तो अपनी जगह चलती रहेंगी। इम्पीचमेंट का क्या तरीकाकार है, चले पहले इम्पीचमेंट में बात करते हैं, फिर हम बाकी चीज़ें आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले हम इम्पीचमेंट में आते हैं। इम्पीचमेंट सदर को हटाना। सदर को हटाने के लिए जो मुतलका प्रोविजन है वो आर्टिकल 47 है, रिमूवल और इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। अब किन हालात में फिजिकल और मेंटल इनकैपेसिटी और इम्पीच्ड ऑन अ चेंज ऑफ चार्ज ऑफ वायलेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन और मिसकंडक्ट। फिर मैं बातें बता रहा हूं, ऐसे नहीं सदर को निकाल देना। फिजिकल और मेंटल इनकैपेसिटी, ज़हनी और जिस्मानी माजूरी, और आइन को तोड़ने के हवाले से एक हाफ मेंबरशिप जो है ना, हाफ, कोई भी हाउस है वो स्पीकर का नेशनल असेंबली के पैसे या चेयरमैन के सामने इंटेंशन देगा कि जनाब मैं सदर को इंपीच करना चाहते हैं, ठीक है जी, और साथ वो रीजन बताएगा। और जब ये सारी बात आ जाएंगी, इफ अ नोटिस अंडर क्लॉज 2 इज रिसीव्ड बाय द चेयरमैन ही शैल ट्रांसमिट इट टू फोर्थविथ टू द स्पीकर, यानी नेशनल असेंबली में या सेनेट के अंदर। सेनेट के अंदर आएगा तो वो मामला भिजवा देगा नेशनल असेंबली को, और स्पीकर जो है 3 डेज इस नोटिस की जो कॉपी है ये ट्रांसमिट कर देगा सदर को, और स्पीकर दोनों हाउस का इजलास बुलाएगा जॉइंट सिटिंग में, यानी 7 दिन के बाद और 14 दिन से पहले। 7 दिन से पहले नहीं। और ये 5वीं सब क्लॉज है। ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम जो वो बैठेगी, इन्वेस्टिगेट करेगी इस सारे मसले को, और ज्वाइंट सिटिंग के दरमियान, और जब वो इन्वेस्टिगेशन की तहकीक हो जाएगी, रेजोल्यूशन पास होगी। अब जरा याद रखिएगा, 2/3 अक्सरियत है, 2/3 मेंबरशिप ऑफ द मजलिस शुरा पार्लियामेंट की, कि सदर अब अनफिट है कोई ऑफिस होल्ड करने का, या गिल्टी ऑफ वायलेटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, और वो करारदाद जब पास हो जाएगी सदर अपना ओहदा छोड़ देगा। तो सदर का तो सुहाना ख्वाब ही है, पॉसिबल नहीं है यहां पर। फिर आप आते हैं वजीर आजम के हवाले से। अब वजीर आजम को जो इंपीच करना है आर्टिकल 95 है। आर्टिकल 95 में वालिद बार पहले भी बता चुका हूं, 20% लोगों ने रेजोल्यूशन पेश करनी है, और ये 3 दिन से पहले नहीं, और 7 दिन से पहले, यानी 3 दिन के बाद और 7 दिन से कम, उस वक्त ये पास होनी है रेजोल्यूशन। अगर रेजोल्यूशन पास हो जाएगी मेजॉरिटी से, तो जो है ना वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब हो जाएगी। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस 95 आर्टिकल, कोशिश करूंगा बैकग्राउंड पे चले। अब तरीकाकार क्या होगा, या आप ये बुनियादी तौर पर जो समझने की बात है वो ये नेशनल असेंबली के रूल्स हैं, रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन नेशनल असेंबली। इसका जो रूल है 36 है। 36 बात करता है प्रोसीजर क्या होगा 91 के तहत, और सेकंड शेड्यूल के साथ दिया हुआ है। रेजोल्यूशन जब आएगी वो सर्कुलेट होगी, और नाम डाला जाएगा कौन कौन से मेंबर, रेजोल्यूशन मूव की जाएगी, और एक सवाल पूछा जाएगा, सॉरी, इफ एनी बिफोर द बिजनेस, और रेजोल्यूशन मूव करके कंडक्ट ऑफ बिजनेस आफ्टर कंडक्टिंग द स्टेट ऑफ बिजनेस, जो बिजनेस ऑलरेडी दिया होगा, कोई दिन या एक दिन या ज़्यादा दिन डिस्कशन रखेगा इस मोशन के ऊपर, और ये उस वक्त तक पेश नहीं हो सकती जब एनुअल बजट स्टेटमेंट, यानी जब आप जून में चल रहे होंगे ना, या मई में आप फाइनेंस बिल पे चल रहे होंगे, तो उस वक्त नहीं हो सकती है जी। और फिर वही बात है 3 दिन या 7 दिन के अंदर। और सेकंड शेड्यूल है, जब ये सारा काम हो जाएगा, आर्टिकल 38 के रूल 38 के तहत प्रेसिडेंट को इन्फॉर्म कराया जाएगा, ठीक है जी, और प्रेसिडेंट कहेगा इसका नोटिफिकेशन जारी कर दें। सेकंड शेड्यूल के अंदर तरीकाकार है, और ये याद रखिएगा ये ना ओपन बैलेट से होती है, इसमें सीक्रेट बैलेट नहीं है। लोग कैलकुलेट किए जाएंगे इधर कितने हैं और उधर कितने हैं। अगर ये नो कॉन्फिडेंस जो वोट जो लेके आता है उससे बंदे पूरे करने हैं 172, यानी अपोजिशन को 172 पूरे करने हैं। अगर पाकिस्तान मुस्लिम पीटीआई के लोग आएंगे तो वो जैसे ही वो सामने आ जाएंगे अदम एतमाद की करारदाद नो कॉन्फिडेंस में,
तो वो अपनी सीटें खो देंगे, यानी सीटें खो इस तरह के देंगे, डिफेक्शन हो जाएगी, आर्टिकल 63A का इतलाक हो जाएगा और उनको फिर निकाला जा सकता है। यहाँ क्या होगा कि वो लोग तो फिर उन जगहों पे तो इलेक्शन ज़्यादा और दोबारा होंगे, डिफेक्शन का एक प्रोसीजर चलेगा पूरा, और इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, और वो अपनी सीटें खो देंगे। अब इसके साथ जो बात जुड़ी हुई है कि मैं जैसे पहले बता चुका हूँ, इनमें से कोई भी गवर्नमेंट चला नहीं सकता है, हालात वाक़या नहीं है, बिज़नेस कैसे चलाना है, इकोनॉमिक कंडीशन कैसे करनी है, गुड गवर्नेंस कैसे करनी है, आपने महंगाई कैसे कंट्रोल करनी है, कोई वाज़ेह रोड मैप किसी के पास नहीं है। और क्या सूबाई असेंबली 60 डिज़ोल्व नहीं होंगी, ना तो क्या खैबर पख्तूनख्वा में असेंबली डिज़ोल्व हो सकेगी और ना ही सिंध के अंदर। पंजाब के अंदर आपको अलहदा लानी पड़ेगी, यानी हर सूबाई असेंबली में अलहदा लानी पड़ेगी आपको तहरीक अदम एतमाद। ये तरीक़ाकार है जो आप सब लोगों को पता होना चाहिए कि ये तरीक़ाकार है जिसके मुताबिक ये सारा प्रोसीजर इतलाक होना है। और मैं पहले ही कह सकता हूँ, दिलचस्प खेल जो है दिलचस्प मरहले में दाखिल हो चुका हुआ है। गेंद हवा में है, कैच भी हो सकता है और गिर भी सकता है, और लेकिन ज़्यादा देर नहीं है। अब यहाँ मुलाकातें हुई ब्रिगेडियर इजाज़ शाह की, गुलाम सरवर की और मोहन सलाई की डिफेंस में, और इस पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग को मैं गुल बुखारी का जिक्र नहीं करता, किस मुंह से ये साथ खड़े हैं। उसने कहा आप बाज ना आए तो हम उन साहब का नाम जिनका हालिया 4 हफ्तों में तैनाती हुई लेने पर मजबूर होंगे, तर्जुमान मुस्लिम लीग नून। मैं किसी और के दिल की आवाज़ हूँ, तर्जुमान मुस्लिम लीग नून। अब ये मजाक उड़ाया है मुस्लिम लीग नून का, कहाँ गया वोट का बयानिया। लगता है गेट नंबर 4 पर जाकर घुटने टेक दिए हैं, या क्या हो रहा है, ये आप सब लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा। मैंने आप लोगों के सामने ये पूरा तरीक़ाकार रख दिया है, और तहरीक अदम एतमाद के बाद वज़ीर आज़म के लिए हॉट फेवरेट कैंडिडेट शहबाज शरीफ का शेरवानी शरवा के रखनी चाहिए। क्या फ़र्क पड़ता है, नवाज शरीफ क्या एतबार किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं किया जा सकता। वो सोने का भी बन के आ जाए, नवाज शरीफ में बिल्कुल एतबार नहीं किया जा सकता। बात तो चल रही है नवाज शरीफ की, शहबाज शरीफ तो शेरवानी पे जाके आ जाएंगे, कल वो कहेंगे असेंबलियाँ डिज़ोल्व करो, ठीक है ना जी। शहबाज शरीफ असेंबलियाँ डिज़ोल्व नहीं करते अगर, तो फिर क्या नई तहरीक एतमाद आएगी? ये असेंबलियाँ डिज़ोल्व करके इलेक्शन नहीं कराना चाहते हैं। अगर ये रवायत काम होगी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बड़ा वाज़ेह तौर पर ओपिनियन है भाई, उन्होंने जब पहले 5 साल से पहले जब असेंबलियाँ या वज़ीर आज़म घर भेज दी जाते थे, तभी तो मिसाक़ जमहूरियत बनाया था। किस मुंह से बात करेंगे सारी बातों को सामने रखते हुए? वज़ारतें में डिवाइड कर ली उन्होंने अपनी, कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने कितनी रखनी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, मौलाना फजलुर रहमान को स्पीकर की बात हो रही है, चेयरमैन सेनेट जो है वो हो सकता है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ चला जाए, या पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ की तरफ लेके चला जाए, या MQM की तरफ चले जाएँ, या PDM या जो है पीर पगारा ग्रुप जो हैं वो उनके कॉन्टेक्स्ट में चला जाए। बातें ये सारी हो रही हैं, क्या इन पे अमल हो रहा है? लेकिन वो बड़े मुतमईन हैं, अपोजिशन वाले बहुत मुतमईन हैं। लेकिन इमरान खान साहब भी कच्ची गोलियां नहीं खेली हुई, वो किसी हद तक भी जाने के लिए तैयार हैं। तो ये मुकाबला जो है ना वो बड़ा सख्त है और दिलचस्प मरहले में दाखिल हो चुका हुआ है। अब आपके सामने मैं कुछ अदालती खबरें, जैसे मैंने कहा, वो मैं आपके सामने रख दूं। बड़ा अहम इशू है दानियाल अजीज़ के हवाले से, वो मैं आपके सामने मैं इसलिए रखना चाहता हूं, हमें सबको पता होना चाहिए कि बातें बड़ी की जाती हैं और हक़ाइक़ क्या हैं वो ज़रा समझना है। तारक अनीस के ख़िलाफ़ दरख्वास्त है, गैर मौसर होने पर निपटा दी। तारक अनीस 2013 और 2018 में इलेक्शन हार गए, वकील दानियाल अजीज़ का बताया। अब एक हारे हुए को धोखाबाज साबित करके क्या करेंगे? आखिरी 2 इंतखाबात में जिसे अवाम ने मुस्तरद किया, और क्या सज़ा होनी चाहिए? 13 साल गुजर चुके हैं, 5 साल की सज़ा भी होती तो अब तक वो पूरी हो चुकी थी। और धांधली और करप्ट प्रैक्टिस पर तारक अनीस, यानी इसमें डिस्क्वालिफिकेशन इतना आसान काम नहीं है। 3 मेंबर बेंच ने केस की समाअत की है। पाकिस्तान में वो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के अफसरान की तैनाती का केस है, 3 रुकनी बेंच, और एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के अफसरान सूबों को ज़रूरत के मुताबिक भेजे जाते हैं। सिंध हुकूमत का एतराज़ है कि वफाकी हुकूमत सिंध को अफसरान फराहम नहीं करती है। सिंध हुकूमत ने PSA अफसरान की असामियाँ बढ़ा दी हैं। अगर सूबा चाहे तो खाली समय पर सूबाई अफसर तैनात कर सकता है।
क्या चीफ सेक्रेटरी की तैनाती सूबा कर सकता है? सैयद मंसूर अली शाह साहब जस्टिस ने पूछा। चीफ सेक्रेटरी और आईजी पुलिस हुकूमत सूबे के मशावरत से लगाती है। ये वफाकी हुकूमत की बात हो रही है। तो वफाक के पास अफसरान की तादाद कभी पूरी नहीं हुई। अटॉर्नी जनरल, ग्रेड 17 के अफसरान का 25% कोटा तमाम सूबों में तकसीम होता है। अगर 25% कोटा तो हर सूबे के लिए अफसरान की तादाद मुकर्रर कर देता है, जैसे सैयद मंसूर अली शाह। ग्रेड 17 के अफसरान की तादाद मुकर्रर करने से ज़्यादा सूबे को कम ज़रूरत होती है, तो बाकी अफसर कहाँ जाएँ? सूबे को जितने अफसर चाहिए होंगे वो रख लें, बाकी वफाक ज़रूरत के मुताबिक अपने पास रख लेगा। ये तजवीज़ हुकूमत को पेश की जा सकती है। ये अटॉर्नी जनरल के हवाले से बात है। स्विस अकाउंट के हवाले से जो मैंने बात करनी है वो मैं किसी दिन तफसील करूँगा। मेरे पास डाटा सारा आ जाए, तफसीलें तो बहुत सी मेरे सामने। सोशल मीडिया, वज़ीर-ए-आज़म के ख़िलाफ़ सोशल मीडिया मुहिम चलाने पर गिरफ्तार जो लीगी कारकुन है वो ज़मानत पर केस की समाअत हुई। 23 फरवरी तक केस की समाअत मुलतवी कर दी है। FIA प्रोसिक्यूटर ने वक्त मांग लिया है। केस की तैयारी और तफसीली रिकॉर्ड के लिए वक्त दिया जाए। और वो कह मुलज़िम जो है जुडिशल रिमांड पर जा चुका है और वो बात कह रहे हैं साबर ने कोई जुर्म नहीं किया, आपके सामने है, सारा कुछ आप देख चुके हुए हैं। और साबर मुलज़िम कह रहे हैं किसी भी रियासती सरगर्मी। अब अच्छा, ये एक बात बड़ी ज़बरदस्त की जाती है, ये रियासत का इशू नहीं है, ये वज़ीर-ए-आज़म या बाकी लोगों के ख़िलाफ़ है। रियासत का मामला अपनी जगह पर मौजूद है, लेकिन ये आप लोगों को समझ आ जाना चाहिए। लाहौर एहतसाबात में कई समातें हुई हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी में गैर कानूनी तकर्रियों में डॉक्टर मुजाहिद कमरान के हवाले से है, ख्वाजा बरादरान पैरागॉन के हवाले से केस की समाअत हुई है। और ईडन हाउसिंग सोसाइटी 25 अरब से ज़ायद फ्रॉड स्कैंडल का केस है। उनकी बेवा अंजम अमजद ने अबूरी ज़मानत दायर कर रखी है और तरमीमी ऑर्डिनेंस के बाद जारी रखी है। एडमंड शेख एजाज़ अहमद जज ने अबूरी ज़मानत पर समाअत की है। अब यहाँ ये सारे मामले रखे और क्या मसाइल उनके लिए हो रहे हैं आप सब लोगों को पता है कि ईडन दुनिया से चले गए, दफनाने नहीं दिया उन लोगों ने। ये बड़ी तकलीफ़ बात है। ईडन के मुतासिरीन के लिए मेरी गुजारिश होगी, नैब से होगी, हुकूमत वक्त से होगी कि इनके साथ उन गरीब लोगों का क्या कसूर है, उन्हें वो पैसे दिलवाए जाए, उनकी दाद रसी की जाए। और जैसे मैंने वादा किया था प्रोग्राम ख़त्म करने से पहले, जो फेक न्यूज़ के हवाले से मैंने मुख्तलिफ रिसर्च की हैं, आर्टिकल्स हैं मेरे पास, अगर वो कुछ बैकग्राउंड पे चल जाएंगे वो मैं चला देता हूँ। और न्यूज़ के ऊपर जो मैंने इस हवाले से जो ख़ास तौर पर प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट के हवाले से जो मैंने जस्टिफिकेशन दी है, ज़रा वो सुन लीजिएगा। जी, आपने वो गुफ्तगू मेरी सुन ली है, याद चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।